ठीक है, तो चलिए आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। अक्सर जब हम फाइनेंस या निवेश की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में वॉल स्ट्रीट के बड़े दफ्तर या वो लाल हरे स्टॉक मार्केट चार्ट आते हैं। बिल्कुल सही। और स्प्रेडशीट या फिर बहुत सारा जटिल गणित। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये पूरी तरह से एक तकनीकी विषय है जहाँ 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है। हमें स्कूल कॉलेजों में यही सिखाया जाता है कि फाइनेंस एक हार्ड साइंस है ना? लोगों को लगता है कि जिससे गणित समझ आ गया वो इंसान पैसों के मामले में भी अपने आप सफल हो जाएगा। लेकिन आज हम एक YouTube स्रोत के आधार पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी का विश्लेषण कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, और इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन यही समझना है कि लंबे समय में संपत्ति असल में कैसे बनती है, और ये भी कि अपने पैसों को संभालने से ज्यादा अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना क्यों जरूरी है। क्योंकि असल जिंदगी की सच्चाई उस गणित से बिल्कुल अलग है। पैसों का विज्ञान ना भौतिकी या रसायन विज्ञान की तरह काम नहीं करता। सही कहा। मतलब डाइनिंग टेबल पर जो फैसले होते हैं वो स्प्रेडशीट देखकर नहीं लिए जाते। वहाँ हमारी भावनाएं और हमारा अहंकार हावी होता है। बिल्कुल। निवेश में कोई इंसान कैसा प्रदर्शन करेगा, ये उसकी डिग्रियों से ज्यादा उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। तो चलिए इसी सॉफ्ट स्किल्स वाले पहलू से शुरू करते हैं। मतलब फाइनेंस की दुनिया में व्यवहार का इतना बड़ा रोल कैसे हो सकता है? तो देखिए, ये इस विषय का सबसे दिलचस्प पहलू है। अगर हम ध्यान दें तो दुनिया के ज्यादातर पेशों में एक बहुत सख्त नियम होता है। अब जैसे बिना पढ़ाई के डॉक्टर नहीं बन सकते? एकदम सही। कोई बिना मेडिकल पढ़े सर्जन नहीं बन सकता। लेकिन फाइनेंस दुनिया का शायद इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां एक बिना डिग्री वाला आम इंसान बड़े-बड़े विशेषज्ञों को मात दे सकता है। अरे बाप रे, ये बात सुनने में किसी चमत्कार जैसी लगती है। क्या सच में फाइनेंस एक ऐसी जगह है जहां कोई आम इंसान दिग्गजों को हरा सकता है? हाँ बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के 2 बहुत ही मशहूर शख्सियतों को देखना होगा। पहले हैं रिचर्ड फस्कून। ये वही है ना जो हार्वर्ड से पढ़े थे? हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों में से एक है। वे मेरिल लिंच जैसी बड़ी फाइनेंस कंपनी में एक बहुत बड़े पद पर थे। मतलब सफल होने का हर एक मापदंड उनके पास था। बिल्कुल। उन्होंने इतना पैसा कमाया कि 2000 के दशक की शुरुआत में 18,000 वर्ग फुट का एक विशाल घर खरीदा, जिसमें 2 स्विमिंग पूल थे, 7 गैराज थे। गजब। मतलब अच्छी शिक्षा, बढ़िया नौकरी और अथाह पैसा। हाँ, लेकिन फिर 2008 का वित्तीय संकट आया और यहीं पर उनका मनोविज्ञान फेल हो गया। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद फस्कून ने भारी कर्ज लिया हुआ था। उन्हें लगा होगा कि बाजार हमेशा उनके हक में रहेगा। सही कहा। उनका अहंकार उनके गणित पर हावी हो गया और 2008 के क्रैश में वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए। उनका वो विशाल घर नीलाम हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन आपने एक और व्यक्ति का जिक्र किया था स्रोत में, रोनाल्ड रीड की कहानी, है ना? जी हाँ, रोनाल्ड रीड की कहानी तो किसी भी फाइनेंस क्लास में जरूर पढ़ाई जानी चाहिए। वो एक बहुत ही साधारण इंसान थे। मतलब उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी? कोई डिग्री नहीं, सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़े थे। जिंदगी के 25 साल उन्होंने एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां रिपेयर की और फिर 17 साल तक एक स्टोर में सफाई कर्मचारी या जैनेटर का काम किया। एक सफाई कर्मचारी, तो मतलब कोई हाई प्रोफाइल नेटवर्क भी नहीं होगा उनके पास? कुछ भी नहीं। 38 साल की उम्र में एक छोटा सा घर खरीदा और जीवन भर उसी में रहे। लेकिन जब 2014 में 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ तो क्या हुआ? पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस साधारण से सफाई कर्मचारी ने $8 मिलियन की संपत्ति छोड़ी थी। $8 मिलियन? आज के हिसाब से तो ये लगभग 121 करोड़ रुपए के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल। इसमें से $2 मिलियन उन्होंने अपने सौतेले बच्चों को दिए और बाकी 6 मिलियन अस्पताल और लाइब्रेरी को दान कर दिए। ये तो दिमाग को चकरा देने वाला आंकड़ा है। मतलब एक सफाई कर्मचारी ने इतना पैसा कैसे बना लिया? कोई लॉटरी लगी थी क्या? नहीं, यही तो पूरी चर्चा का केंद्र है। उन्होंने ये पैसा किसी जादुई स्कीम से नहीं कमाया था। उनकी सफलता का राज था उनका व्यवहार। अच्छा, मतलब उनकी विनम्रता और धैर्य। हाँ, वो धीरे धीरे बिना किसी ईगो के अपनी छोटी सी बचत को ब्लू चिप कंपनियों में लगाते रहे। ब्लू चिप कंपनियां, यानी वो बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां जिनका रिकॉर्ड हमेशा से मजबूत रहा है।
एकदम सही। उन्होंने कोई जोखिम भरे स्टार्टअप नहीं खरीदे, दशकों तक बस इंतजार किया। उनके पास वो सॉफ्ट स्किल थी जो हार्वर्ड के रिचर्ड फस्कूड के पास नहीं थी। अपने अहंकार पर काबू पाना। लेकिन अहंकार इंसान को इतना अंधा कैसे कर देता है? अक्सर हम देखते हैं कि जब अचानक पैसा आता है तो लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। एक टे करोड़पति की कहानी स्रोत में थी, जिसने वाईफाई राउटर का हिस्सा बनाया था। अरे हाँ, वो कहानी तो बहुत ही अजीब थी। हाँ, वह व्यक्ति तकनीकी रूप से बहुत चतुर था, लेकिन जब असीमित पैसा आया तो उसके दिमाग में डोपामाइन का ऐसा विस्फोट हुआ कि उसे लगा वो हर नियम से ऊपर है। वो सिर्फ अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए वेटर को हजारों डॉलर देकर सोने के सिक्के मंगवाता था ना? बिल्कुल। और फिर अपनी यॉट पर जाकर उन सिक्कों को समंदर में फेंकता था। समंदर में सोने के सिक्के फेंकना मतलब सिर्फ ये देखने के लिए कि पानी में कैसी आवाज आती है। ये तो पैसे का घोर अपमान है। अपमान तो है ही, पर यह गहरे अहंकार का प्रदर्शन भी है। एक बार उसी इंसान से गलती से $500 का एक लैंप टूट गया था। तो उसने क्या किया? उसने मैनेजर के सामने अपनी जेब से $5000 निकाले, वेटर के मुंह पर मारे और कहा कि अगली बार मेरे सामने ऐसी छोटी बात मत करना। बाप रे, ये पैसा नहीं बोल रहा, ये एक असुरक्षित इंसान का ईगो बोल रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऐसे लोग जिन्हें साबित करना होता है कि वो सबसे ऊपर हैं, वो बहुत जल्दी अपना पैसा गंवा बैठते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। हम इंसानों में दिखावे की एक अजीब सी होड़ होती है। जैसे मॉल में आईफोन 15 या 16 की मार्केटिंग होती है ताकि लोग अपनी हैसियत दिखा सके। हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि संपत्ति असल में इंसान की आय और उसके अहंकार के बीच का अंतर है। अगर बड़े पढ़े लिखे लोग ईगो के चक्कर में सब गवा देते हैं, तो क्या असली संपत्ति वो है जो हम दिखाते ही नहीं हैं? एकदम सही निष्कर्ष है। लोग अक्सर अमीर दिखने और वास्तव में अमीर होने के बीच का फर्क समझ नहीं पाते। हाँ, जब सड़क पर कोई करोड़ों की फेरारी चलाता है तो हम कार चलाने वाले को नहीं देखते, हम खुद को उस कार में इमेजिन करते हैं। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये कार होती तो लोग मेरी कितनी इज्जत करते। जो महंगी चीजें लोग खरीदते हैं वो सिर्फ ये बताती हैं कि उनके पास पहले पैसा था जो अब खर्च हो चुका है। ये तो एक अजीब विरोधाभास है। मतलब जो पैसा बैंक में पड़ा है, जो दिखाई नहीं देता, वही अदृश्य पैसा इंसान को आजादी देता है। हाँ, और यही अदृश्य संपत्ति है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो लोग रुक क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि उसके लिए पर्याप्त क्या है। वो हमेशा अपना लक्ष्य आगे खिसकाते रहता है, जिसे मूविंग गोल पोस्ट कहते हैं। हाँ, और यही बड़े बड़ों को ले डूबता है। रजत गुप्ता या बर्नी मैडॉफ का उदाहरण ले लीजिए। रजत गुप्ता मैकिन्सी के सीईओ थे। उनके पास $100 मिलियन से ज्यादा की दौलत थी। मतलब उनके पास वो सब था जिसकी आम इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है। बिल्कुल। फिर भी उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की। पर क्यों? जब आपके पास $100 मिलियन है तो और पैसे की क्या जरूरत है? क्योंकि वे करोड़पति तो थे, लेकिन अरबपति बनना चाहते थे। उनके सामाजिक दायरे में उनसे भी अमीर लोग थे। इसे सोशल कंपैरिजन कहते हैं। जब आप अपनी तुलना हमेशा ऊपर वाले से करते हैं तो खेल कभी खत्म नहीं होता। और इसी लालच में उन्होंने गैरकानूनी काम किया। नतीजा, उन्हें जेल जाना पड़ा और इज्जत मिट्टी में मिल गई। यही हाल बर्नी मैडॉफ का भी हुआ था। ये तो लास वेगस के उस कसिनो डीलर वाली बात हो गई। हाँ, कसिनो वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। कसिनो में जीतने का एकमात्र तरीका ये है कि अंदर जाते ही बाहर आ जाओ, क्योंकि खेलते रहे तो अंत में कसिनो ही जीतेगा। बिल्कुल। सामाजिक तुलना भी उसी कसिनो की तरह है। कोई ना कोई हमेशा ज्यादा अमीर होगा ही। ये मूविंग गोल पोस्ट वाली बात ना हर जगह लागू होती है। स्रोत में उस YouTube चैनल का भी उदाहरण था। हाँ, जहाँ सब्सक्राइबर तेजी से बढ़े थे। हाँ, मतलब जब 500 से 5000 हुए तो संतुष्टि नहीं मिली, 10,000 का लक्ष्य बन गया और उस चक्कर में रूटीन खराब हो गया। हम इंसानों के लिए ये लालच रोकना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा विकास के लिए प्रोग्राम्ड होता है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि पर्याप्त का मतलब कम होना या गरीबी में जीना नहीं है। तो फिर असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझना है कि किस बिंदु पर अतिरिक्त मेहनत और लालच आपके मानसिक सुकून और प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन जाएगा। बहुत बड़ी सीख है ये। और जब इंसान इसे समझ लेता है तो वो शॉर्टकट खोजना बंद कर देता है ना? बिल्कुल।
और यहीं से लंबे समय की संपत्ति यानी कंपाउंडिंग की शुरुआत होती है। हाँ, कंपाउंडिंग। लोग अक्सर कंपाउंडिंग को सिर्फ गणित का फॉर्मूला मानते हैं, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, जैसे आइस एज का विज्ञान। आइस एज मतलब जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी? हाँ, हम सोचते हैं कि अचानक से भयंकर सर्दियां आ गई होंगी, लेकिन विज्ञान कहता है कि आइस एज इसलिए नहीं आई क्योंकि ज्यादा बर्फ गिरी थी। तो फिर क्यों आई थी? बल्कि इसलिए आई क्योंकि गर्मियां थोड़ी कम गर्म थीं। मतलब गर्मियां इतनी गर्म नहीं थीं कि पिछली बर्फ पिघल सके। एकदम सही। तो पिछली बर्फ बची रही, अगले साल उस पर और बर्फ गिरी, तापमान और गिरा और साल दर साल बर्फ पर बर्फ जमती गई। गजब एनालॉजी है। छोटी छोटी चीजें लगातार होती रहे तो विशाल रूप ले लेती हैं। अगर मैं इसे अपने गणित के तरीके से देखूं। हाँ, बताइए। अगर हम 8 को 8 बार जोड़ते हैं तो 64 आता है। ये लीनियर थिंकिंग है जो दिमाग समझ लेता है। बिल्कुल। लेकिन अगर 8 को 8 बार गुणा करें तो संख्या 1,60,00,000 पार कर जाती है। और यही घातीय वृद्धि दिमाग आसानी से समझ नहीं पाता, इसीलिए लोग निवेश में बोर हो जाते हैं। उन्हें लगता है 10-12% का रिटर्न बहुत कम है। हाँ, और वो जटिल रणनीतियां अपनाते हैं, जबकि बाजार में सबसे जरूरी है टिके रहना। जैसे वॉरेन बफे का उदाहरण। हाँ, उनकी कुल संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद आया था ना? बिल्कुल। उनकी $84 बिलियन की संपत्ति में से 81 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद आए। इसका कारण ये नहीं कि वे सबसे चतुर हैं, बल्कि ये है कि वो 16 साल की उम्र से लगातार निवेश कर रहे हैं। एकदम सही, पिछले 75 सालों से। अगर हम उनकी तुलना जिम सिमंस से करें तो तस्वीर साफ हो जाती है। जिम सिमंस का रिटर्न तो शायद बफे से भी ज्यादा था। बहुत ज्यादा। बफे का औसत रिटर्न 22% था, जबकि सिमंस का 66%। 66%? ये तो चमत्कार है। हाँ, लेकिन सिमंस की कुल संपत्ति बफे से बहुत कम रही, क्योंकि उन्होंने 50 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था। अगर सिमंस ने भी कम उम्र में शुरू किया होता तो उनकी संपत्ति ट्रिलियंस में होती। यही समय और कंपाउंडिंग की ताकत है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक चुनौती भी है। आपने कहा कि टिके रहना जरूरी है, लेकिन जिंदगी सीधी रेखा में तो चलती नहीं। हाँ बिल्कुल, बदलाव तो आते हैं। तो जब हमें पता ही नहीं कि कल क्या होगा, मंदी आएगी या स्वास्थ्य खराब होगा, तो कोई 20-30 साल लंबा प्लान कैसे बना सकता है? ये बहुत वाजिब सलाह है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसका जवाब है गलती की गुंजाइश रखना, यानी रूम फॉर एरर। गलती की गुंजाइश, ये कैसे काम करता है? इतिहास में जेसी लिवरमोर का मामला इसका सबसे बड़ा सबूत है। 1929 के मार्केट क्रैश में उन्होंने सही अनुमान लगाकर एक ही दिन में $3 बिलियन कमाए थे। एक दिन में $3 बिलियन? फिर तो आराम से जिंदगी बितानी चाहिए थी। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्हें लगा बाजार उनके इशारे पर चलता है। उन्होंने गलती की गुंजाइश रखना छोड़ दिया। मतलब ज्यादा जोखिम लेने लगे। हाँ, और मात्र 4 साल बाद 1933 तक वो अपना सब कुछ हार गए और डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। बहुत दुखद है। अगर इतने बड़े निवेशक सब गवा सकते हैं तो आम इंसान को क्या करना चाहिए? आम इंसान को बिना किसी कारण के पैसा बचाना चाहिए। बिना कारण के? मतलब गाड़ी या घर के लिए नहीं? नहीं, अकाउंटिंग में जैसे भविष्य के अज्ञात नुकसान के लिए प्रावधान किए जाते हैं, वैसे ही पैसा बचाना चाहिए। मतलब उस समस्या के लिए जिसके बारे में आज हमें कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल, यही बिना कारण वाली बचत आपको बाजार की गिरावट या नौकरी जाने के डर से बचाती है, घबराहट में गलत फैसले लेने से रोकती है। और मुझे लगता है कि बदलाव को अपनाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि 18 साल की उम्र में लिए गए फैसले शायद 40 की उम्र में सही न लगे। एकदम सही। इसलिए कभी भी एकदम चरम फैसले नहीं लेने चाहिए। बीच का रास्ता ही वित्तीय स्वतंत्रता देता है। इस चर्चा ने पैसों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। कैसे सॉफ्ट स्किल्स डिग्रियों से ज्यादा जरूरी है। हाँ, और कैसे पर्याप्त का अर्थ समझना ईगो और लालच से बचाता है। और कंपाउंडिंग का वो जादू जो आइस एज की तरह धीरे धीरे काम करता है। अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना बहुत अलग बातें हैं। बिल्कुल, असली संपत्ति वो है जो शांति से बिना अहंकार के बढ़ती है। हाँ, तो श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या पैसे से मिलने वाली सबसे बड़ी विलासिता दुनिया की सबसे महंगी कार खरीदना है? या फिर ये आजादी पाना है कि सोमवार की सुबह जब आपका मन ना हो तो आप किसी भी काम को ना कह सके। बिल्कुल, और आपको कोई अपराध बोध या आर्थिक डर ना हो। क्या असली दौलत अदृश्य होने में ही है? यही
समय पर हमारा असली नियंत्रण है। ये एक ऐसा गहरा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही पावरफुल बुक्स की शॉर्ट और यूजफुल समरीज देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप इस बुक का फ्री विजुअल पीपीटी टाइप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपको वन पेज सुपर शॉर्ट समरी चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक और उसके लाइफ चेंजिंग लेसन्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।